वेलकम बैक। आज हम जिस इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को देखेंगे वो है इजारा यानी रेंटल एग्रीमेंट्स जो हमारे इस्लामिक फाइनेंस में किए जाते हैं उनके बारे में। इजारा हमारे पास बेसिकली एक फाइनेंशियल टर्म है जिसे हम अगर इसकी एग्जैक्टली लिटरली मीनिंग देखा जाए तो जिसका मीन कि हम इसे किसी भी चीज़ को रेंट पर देना है। ये डिफरेंट तरह की सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है या डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें से एक सबसे पहले जो टाइप होती है वो इजारतुल अशखास है, यानी हम कोई भी कस्टमर को से या हम किसी भी पर्सन से उसको हायर करते हैं उनकी सर्विसेज लेने के लिए। जो एम्प्लॉयर होता है या जो सर्विस हायर कर रहा होता है उसे हम अरबिक में या शरिया के टर्म्स के अकॉर्डिंगली मुस्ताजिर कहा जाता है। एंड जो अपनी सर्विस दे रहा होता है जिसे हम इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं वो अजीर कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आप अगर किसी ए ने बी को हायर किया है अपने ऑफिस के लिए एज अ मैनेजर किया है या एज अ क्लर्क किया है या आपको किसी भी पोस्ट के लिए हायर किया है और उसे वो मंथली सैलरी दे रहा है, तो इसे हम इजारतुल अशखास के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। या हम एयरपोर्ट पे, स्टेशंस पे या डिफरेंट किसी भी अपनी पोर्टर को हायर करते हैं उसकी लगेज अब उठाने के लिए, अपना सामान उठवाने के लिए, तो उससे हम उसको भी इसी इजारतुल अशखास में कहा जा सकता है क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके एवज या उसके नतीजे में हम उसको उसकी पेमेंट दे रहे हैं या उसकी हम सर्विसेज की वजह से उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। इसमें अलावा और भी हम हो सकते हैं कि या आपका कोई भी अपनी डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है या कोई लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी को, तो उसको भी हम इसी चीज़ में कंसिडर किया जा रहा है। इन तमाम केसेस में जब ए बी को हायर कर रहा है तो इस तमाम केसेस में ए हमारे पास मुस्ताजिर है एंड बी अजीर है। और ये इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ में जो भी हम इसमें जो सर्विसेज पे की जा रही होती हैं यानी उसको जो हम उसकी फ़ीस पे कर रहे हैं उसे हम उजरा कहा जाता है। फिर हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है इजारतुल अशिया, यानी हम इसमें किसी भी चीज़ का, किसी एसेट का, किसी भी प्रॉपर्टी को हायर किया जाता है। जैसे हम रेंट की अपनी डिफरेंट एक आम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हम किसी भी कमोडिटी को या किसी घर को या किसी ऑफिस को या किसी प्रॉपर्टी को, मींस किसी कार को या किसी ट्रक को या कोई मशीन को हम रेंट पे ले रहे होते हैं और उसका हम उस पर अपना रेंटल प्रोसेस कर रहे होते हैं। इस केस में जो ओनर ऑफ द एसेट होता है या जो लेसर होता है उसे हम मुजीर कहते हैं और हमारे पास जो लेसी होता है उसे हम मुस्ताजिर कहते हैं। और जो हम उनकी सर्विसेज पे कर रहे होते हैं वो हमारे पास उजरा कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती हैं जो फर्दर इसी के अंदर टाइप है वो ऑपरेटिंग इजारा है, जिसमें ऑपरेटिंग इजारा हमारे पास हम उस टाइप को कहते हैं जिसमें सिंपली एक सिंपल रेंट एग्रीमेंट होता है। जिस तरह के कोई भी आप किसी के घर से आप ओनर से उसका घर रेंट पे लेते हैं, उसको किसी 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2 इतने रैंडमली किसी भी आप ईयर के तक वो घर उनसे रेंट पे लिया जाता है। उसके एवज आप एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड आप उस घर को इवैक्यूएट कर देते हैं और आप किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो आपका बेसिक सिंपल लीज एग्रीमेंट कहलाता है, जिसमें ए अपना घर या अपनी कोई भी एसेट किसी बी को उसके सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए उसको ट्रांसफ़र करता है, उसको उस वक्त उसको पास ट्रांसफ़र किया जाता है बी को, और भी उसका अपनी यूज़फुल उसकी सर्विसेज यूज़ करने के बाद उसे रेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इजारा यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का केस है। इसमें हमारे पास जो लेसर है या ओनर ऑफ द एसेट होता है वो एक सेपरेट प्रॉमिस कर रहा होता है अपने लेसी के साथ या अपने क्लाइंट के साथ कि वो उस लीज पीरियड के एंड पर उसको वो एसेट गिफ्ट कर देगा एज अ हिबा और या उसे सेल आउट कर देगा किसी भी बे के एग्रीमेंट के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ जिसने डिसाइड किया होता है। लेकिन एक बात यहाँ ये याद रखने की हमें बहुत ज़रूरत होती है कि ये लीज का एग्रीमेंट और सेल या गिफ्ट का एग्रीमेंट दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं। ये दोनों को एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं एक दूसरे पे करे होते या ये एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये बोथ एग्रीमेंट्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसे हमें अपनी इजारा के कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान याद रखने की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब भी आप अपना इजारा का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ट्रांसफ़र किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ जो ओनर उसको ट्रांसफ़र करता है अपने क्लाइंट के लिए या किसी दूसरे पर्सन के लिए। जो सब्जेक्ट मैटर है या जो हमारे पास किसी कमोडिटी के ऊपर या किसी एसेट के ऊपर लीज एग्रीमेंट किया गया है वो उससे ज़रूरी होता है कि वो कोई ना कोई वैल्यूएबल थिंग हो
जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो मार्केट में, कोई ना कोई उसकी एवज उसकी कीमत हो। जैसे अगर हम कोई और चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी कोई यूजलेस चीज़ हो, तो उसका हम इजारा नहीं किया जा सकता है। साथ साथ ये भी ऐसी, इसमें हमारे पास एक और एक पॉइंट में याद होना चाहिए कि ये ऐसे ही कमोडिटी ना हो कि जो यूजेबल हो या फिनिश हो सकती हो, कंज्यूमेबल हो, जिन्हें हम यूज़ करने के लिए उसे वाइंड अप करना पड़े, उसे फिनिश करना पड़े, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मनी का, ईटेबल्स का, फ्यूल का, वाटर का या एम्यूनेशंस का हम उसका इजारा उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जब तक ये तमाम चीज़ें हम उस वक्त तक खर्च नहीं होती अगर हम इनको यूज़ ना करें, जबकि और अगर हम यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो सकती हैं। जबकि इजारा का कॉन्ट्रैक्ट ही इस बेसिस पे होता है कि वो एसेट फिनिश नहीं होगा या वो एसेट ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए हम इनके तमाम प्रोडक्ट्स, इन जैसी तमाम प्रोडक्ट्स का हम इजारा नहीं कर सकते। इनके साथ अगर आप ये इनके ऊपर डीलिंग करना चाहते हैं तो इनके एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके साथ हम इनको यूज़ करते हुए इन चीज़ों में डीलिंग कर सकते हैं। एंड अनदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जो भी हमारे पास एसेट होना चाहिए जिससे हम इजारा जिस पे कर रहे हैं, वो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू एलिजिबल हो या अलाउड हो शरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली। यानी कोई भी ऐसी कमोडिटी, ऐसा प्रोडक्ट को पे हम इजारा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या उसको रेंट आउट या लीज आउट नहीं कर सकते जो शरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली वैलिड एसेट्स नहीं रहता है। हमारे पास आ जाती हैं नेक्स्ट कि आपकी ओनरशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं कि अगर जितना भी हमारे पास जो लेसर होता है वो ओनर होता है, वो लायबल होता है अपनी किसी ना किसी किस्म के एसेट्स में, जितने उसके पास टैक्सेस होते हैं या जितने भी ऐसे तमाम लाइबिलिटीज़ जो एसेट ओनरशिप से रिलेटेड हों, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओनर खुद पे करने का उन तमाम टैक्सेस को या उन तमाम अपने ड्यू चार्जेस को जो उससे ओनरशिप से रिलेटेड हों। एंड जो हमारे पास लेसी होता है या जो वो पर्सन जो रेंट आउट करके रह रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ उन तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है जो उसकी लाइबिलिटीज़ में आती हैं। यानी उस घर की, उस मशीन से रिलेटेड जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं या उसमें अगर उसकी कोई ना कोई रेगुलर उसकी चेकअप, उसकी सर्विसिंग होती हैं या ऐसे तमाम कोई भी चीज़ें जो उसकी यूज़ से रिलेटेड हों, वो तमाम चीज़ें उस लेसी के ऊपर लायबल होता है कि लेसी उन चीज़ों को पूरा करे, और जो ओनर होता है वो तमाम अपनी उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ओनरशिप से रिलेटेड हों, उससे स्पेसिफिक एसेट से। हमारे पास जो लीज एग्रीमेंट है या इजारा का कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ड्यूरेशन है, वो क्लियर टर्म्स में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड, दोनों पार्टीज़ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसाइड होना ज़रूरी होता है। देन हमारे पास आ जाता है कि जो यूज़ ऑफ या जिस पर्पस के लिए उस एसेट को लीज आउट किया जा रहा हो, वो उस जनरली उसी सेम एक पर्पस में यूज़ होता हो। अगर तो ये सारी बातें आपको एग्रीमेंट में लिखना लाजमी होते हैं जो हम इजारा का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इन केस अगर ऐसी कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन टर्म्स नहीं मेंशन है, तो इजारा उसी से पर्पस के लिए यूज़ होगा जो उस एसेट यूजुअली उस करंट एरिया में या करंट लोकेलिटी में या जनरली जिस पर्पस में यूज़ किया जा रहा होता है, सिर्फ उसके लिए ही यूज़ हो सकता है। अगर किसी ने एसेट्स को यूज़ से हटके किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो उसको लेसी को भी और ओनर को, दोनों को इन्फॉर्म होना ज़रूरी है कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक हाउस का देखें कि कोई एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर हाउस सिर्फ जनरली रेंट पर्पस के लिए यानी किसी फैमिलीज़ के रहने के लिए यूज़ में आते हैं, और वहाँ पर कोई शख्स अपना रेंट लेकर कोई शॉप ओपन करना चाहता है या कोई अपना मेडिकल सेंटर ओपन करना चाहता है या कोई स्कूल ओपन करना चाहता है, तो उस शख्स को ये बात लाजमी है कि वो अपने ओनर के साथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस बात को इन्फॉर्म करे और उससे परमिशन ले कि वो किस एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। एंड लास्टली हमारे पास आ जाती है कि अगर आपके पास जो लेसी होता है वो लीगल रिस्पॉन्सिबल, जैसे हमने ऊपर अभी इसी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम सिर्फ उन खर्चों के लिए, उन लायबिलिटीज़ के लिए या उन चार्जेस के लिए जो उससे रिलेटेड हों। लेकिन अगर उसने लेसी ने आपकी निगलिजेंस से, मिसयूज से या डेलिबरेटली उसने किसी एसेट को हार्म पहुंचाया है या नुकसान पहुंचा दिया उस एसेट को, तो वो उस नुकसान के लिए या उस हार्म को कंपनसेट करने के लिए लायबल होता है कि वो अपने ओनर को उस तमाम एसेट के लिए करे। फॉर एग्जांपल उसने लेट्स सपोज जो लेसी की निगलिजेंस थी कि उसने ओनर ने कहा था कि इसको स्कूल के लिए यूज़ नहीं होगा और उसने स्कूल ही के लिए यूज़ कर लिया था, और उसके बाद जो उसने जितने भी डैमेज हुआ है स्कूल के करने के बाद, तो वो लेसी या वो रेंट पर्सन लायबल होगा जिसने रेंट आउट पे लिया होगा कि वो उस ओनर को तमाम कंपनसेशन या हाउस को पहुंचने वाला तमाम नुकसान को कंपनसेट करे।
जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमारी इसकी हमें याद रखनी चाहिए ड्यूरिंग लीज एग्रीमेंट से रिलेटेड या इजारा के कॉन्ट्रैक्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि तमाम ऐसा नुकसान या ऐसे ही लॉस जो लेसी या ओनर की जान डेलिबरेटली मिसयूज या निग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ और उसके इफेक्ट कंट्रोल से बियॉन्ड उसके वजह से हुआ है लॉस, तो वो उस तमाम लॉस के लिए throughout the period of lease duration contract lessor ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यानी ओनर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फॉर एग्जांपल उस एसेट पे आग लग जाती है या वो बारिश से डैमेज हो जाता है, इसके बावजूद के लेसी ने या जो यूज़ कर रहा था रेंट आउट करके उस चीज़ को उसने बहुत ख्याल रखा था, उसके बावजूद भी वो नुकसान पहुंचता है तो वो लेसर रिस्पॉन्सिबल यानी ओनर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर कोई ऐसा एसेट हो जिससे जॉइंटली ओनरशिप में मौजूद हो तो वो अभी रेंट आउट पे दिया जा सकता है या वो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, जो हमारे पास यानी दोनों ओनर्स के अकॉर्डिंगली म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद वो किसी थर्ड पार्टी को ओनरशिप पे दे सकता है, और इवन कि वो वन पार्टी अपने अनदर को शेयर जो उसका मौजूद है या को पार्टनर जो है उसको भी लीज्ड आउट किया जा सकता है। और हमारे पास एक अनदर थिंग जो हमारे पास लीज एसेट है वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि अच्छी तरह से आइडेंटिफाइड हो, नोन हो उस तमाम एसेट्स को कि ये यूज़ में आ रहा है, किस पर्पस के लिए, कौन सा एसेट है, उसे कैसे यूज़ में कर सकते। एंड सम पॉइंट्स अकॉर्डिंग के जो रेंट होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे पास जो भी रेंट डिसाइड किया जाए वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बीच में है के साथ किया जाए दोनों पार्टीज़ के साथ, एज कि अगर हमारे पास जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए किया जा रहा है तो इसमें एक फिक्स्ड रेंट भी यूज़ किया जा सकता है, और इसको ये भी पॉसिबल है कि आप इसे फ्लोटिंग रखें या आप इसके डिफरेंट फेजेस में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वंस जो ऐसे डिसाइड हो जाए उस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो वही रहता है, वो बीच में चेंज नहीं किया जा सकता। ना ही इस बात की इजाज़त है कि जो ओनर है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर ले, और अगर वो लेसी इस पर एग्री ना करे तो लेसी इसको, जो कि ये हमारे पास बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं, तो हमारे पास दोनों की एग्रीमेंट होना उस स्पेसिफिक रेंट पर, ये बात लाजमी ज़रूरी है। और हमारे पास नेक्स्टली अगर ये आ जाते हैं कि आपके पास ऐसा कोई भी यूनिलैटरली, हम जैसे भी हमने बात की कि ये यूनिलैटरल इंक्रीज नहीं हो सकता है कि लेसर की तरफ से, या लेसी इसमें अगर एग्री नहीं करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट इजीली कर सकता है। और ऐसा सेकेंडली एक और एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेजर डिफरेंस है हमारे पास कन्वेंशनल लीज और इसमें भी, कि हमारे पास कन्वेंशनल लीज में, जैसे हम अभी आगे भी देखेंगे कि कन्वेंशनल लीज में जैसे ही लीज एग्रीमेंट किया जाता है और इधर वो एसेट डिलीवर हो या डिलीवर ना हुआ हो हमारे लेसी को, उसके रेंट के पीरियड्स या रेंटल स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि हमारे पास ऐसा इस्लामिक फाइनेंस में या इजारा के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। रादर वो हमारे पास जो कस्टमर है उसकी ईज के लिए रहता है कि आप अगर इन केस की जिस डेट एंड टाइम से रेंट स्टार्ट किया जाता है उसी टाइम से हम वो लीज की टाइम पीरियड रेंट्स के लेना रिसीव करना इसके लिए अलाउड होते हैं। ऑल्दो कि ये अलाउड है लेसर कि वो एडवांस पेमेंट रिसीव कर ले सकता है लेसी के साथ, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि जैसे ही वो लीज एग्रीमेंट का टाइम पीरियड स्टार्ट हो या वो उसकी ओनरशिप उसके जिसने एसेट दिया है जो उसके ओनरशिप में था उस एसेट उसने डिलीवर किया है, उस डिलीवरी डेट के बाद से जितने भी मंथ्स का स्टार्ट होगा, अगर ये पर मंथ के साथ डिसाइडेड है तो जो भी एग्रीमेंट्स होंगे एडवांस पेमेंट वाले वो उसको उनमें सेटल डाउन करेगा, और यानी उनको फ्यूचर रेंट आउट में जितने भी होंगे ड्यू बन रहे होंगे वो उनमें वहाँ पर उसको एडजस्टमेंट करने लाजमी है, यानी एडवांस पेमेंट तो ले सकते हैं लेकिन उनकी सेटलमेंट करना लाजमी है। अभी हमने यही बात प्रीवियसली देख ली थी कि हमारे पास इससे प्रीवियसली ड्यू डेट स्टार्ट होने से पहले लीज एग्रीमेंट की डेट और टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। और लास्टली एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन केस हमारी जो हमने डैमेज की बात प्रीवियसली देख रहे थे उनसे ही से रिलेटेड है ये बात कि अगर आपके पास एसेट लेसी की निग्लिजेंस मिसयूज और डेलिबरेटलीनेस से डैमेज नहीं हुआ है और वो ऐसा लॉस पहुंच गया है कि जिसके बाद वो यूज़ के काबिल नहीं रह सकता है, तो लीज आइदर वो टर्मिनेट हो जाएगी या वो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जिस टाइम ड्यूरेशन में लेसर ओनर उसको रिपेयर कर रहा होगा वो हॉल्ट हो जाएगा या वो फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद से लीज एग्रीमेंट दोबारा कंटिन्यू होगा। तो हमारे ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे लीज इजारा के इम्पोर्टेंट्स हैं जिन्हें हम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। देन अब हम इसका देख लेते हैं कि प्रोसेस फ्लो किस तरह से होता है जो एक नॉर्मल लीज के कॉन्ट्रैक्ट में या नॉर्मल इजारा कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो किया जा रहा होता है। हमारे पास सबसे पहले जो बैंक है या कोई
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये कस्टमर के बीच में जब एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें सबसे पहले ये दोनों आपस में अंडरटेकिंग लिया जाता है। क्लाइंट क्या से अंडरटेकिंग रिसीव करा होता है या कस्टमर बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट आप कह लें वो हम होता है, तो उसमें वो अंडरटेकिंग से ले रहे होते हैं और साथ ही साथ वो इस बात से ले रहे होते हैं कि आपके पास रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर परचेज ऑफ द एसेट दोनों ही सिमिलर साथ साइमल्टेनियसली ले लेता है। देन हमारे पास आ जाते हैं कि वो अंडरटेकिंग के लेता है बैंक का कस्टमर से कि वो उसको परचेज करेगा, ऑल्दो कि ये बोथ परचेज और लीज एग्रीमेंट बहुत डिफरेंटली रहते हैं। इसके बाद वो बैंक जो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सप्लायर से या थर्ड पार्टी से उस एसेट को है, फॉर एग्जांपल हमने उसको हाउस सपोज किया हुआ है, उसको एक्विजिट कर लेता है या उसको परचेज कर लेता है और उसकी पेमेंट उस थर्ड पार्टी को दे देता है, उस सप्लायर को। एंड नाउ द बैंक बिकम द ओनर ऑफ दैट स्पेसिफिक एसेट। इसके बाद वो क्लाइंट और कस्टमर के बीच में या बैंक और कस्टमर के बीच में लीज एग्रीमेंट किया जाता है, जिसके बाद उसको रेंट आउट पे वो एसेट ट्रांसफ़र कर देता है उसके उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। कस्टमर उसके रेगुलर इंटरवल्स के एज डिसाइडेड पर द कॉन्ट्रैक्ट उसके रेंट दे रहा होता है और जब फाइनली हमारे पास रेंट का टाइम पीरियड या मैच्योरिटी उसकी पूरी हो जाती है तो वो उसको सेल आउट कर देता है या सेल की ऑफर दे देता है कस्टमर को और कस्टमर उसकी पेमेंट एज पर शेड्यूल्ड या एज पर डिसाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट उसको वो पेमेंट दे के फुली एसेट परचेज कर लेता है। नाउ कस्टमर इज द सोल ओनर ऑफ दैट स्पेसिफिक हाउस। इसमें एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि ये जो जितना भी सेल का या जो हमारे पास रेंट का है या परचेज और गिफ्ट वाला जो हमने जैसे इनिशियली बात की थी एसेट की और रेंट की बात है, वो दोनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जस्ट सिर्फ अंडरटेकिंग लेता है या रिटर्न रिक्वेस्ट ले रहा होता है, वो कोई उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा होता जिसमें ये बात वो डिसाइड करे कि उसी केस में या कंडीशंस नहीं लेता कि वो परचेज एसेट उस वक्त ही करेगा या रेंट आउट उस वक्त करेगा जब वो एसेट खरीदेगा। यानी ऐसे कोई भी कंडीशंस के साथ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बात नहीं करते हैं। ये उसका भी जो हमने प्रीवियसली देखा ये उसका प्रोसेस है। आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको फ्यू मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। देन हमारे पास फ्यू डिफरेंसेस हैं जो कन्वेंशनल लीज में और इजारा के में बीच डिफरेंसेस हैं, जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पर ओनरशिप से रिलेटेड आ जाते हैं। सबसे पहला कि कन्वेंशनल में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आपके बिहाफ पर परचेज कर रहा होता है वो उसका ओनरशिप में नहीं ले रहा होता, वो जैसे ही परचेज करता है वो उसको क्लाइंट पे ट्रांसफ़र कर देता है और ये थोड़ा सा इस्लामिक फिक के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है, तो इस पर हम नहीं करते। तो इसके बरक्स जो इजारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बैंक और इंस्टीट्यूशन ही ओनरशिप में रहता है उस चीज़ को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड इन केस ऑफ डैमेज आ जाती हैं या जो कुछ भी किसके कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप कन्वेंशनल में देख लें तो आपके पास जिसकी भी किस्म का कोई लॉस हो तो वो बैंक लायबल या इंस्टीट्यूशन लायबल नहीं रहता, क्योंकि वो ओनरशिप के ही रूल्स में नहीं आ रहा होता तो वो लायबिलिटी नहीं लेता है। एंड जब हम कन्वेंशनल में देख के पैरेलल इजारा में इसको देख लें तो वो तमाम होने वाले लॉसेस जो भी प्रीवियसली हमने स्लाइड्स पे बात की थी उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली वो बैंक उनसे अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस बैंक रिस्पॉन्सिबल रहता है। और अगर इन केस कस्टमर की निगलिजेंस या कस्टमर की वजह से कोई ऐसा लॉस पहुंचे जो उसने डेलिबरेटली लॉस किया हो, मिसयूज या मिसकंडक्ट की वजह से उसका लॉस पहुंचे, तो उस केस में सिर्फ कस्टमर लायबल होगा, अदरवाइज बैंक रिस्पॉन्सिबल रहता है। जितने भी रेंटल्स होते हैं वो कन्वेंशनल लीज में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके साथ ही वो ड्यू हो जाते हैं। इससे कतई नज़र या इससे में उसको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एसेट हैंड ओवर हुआ है या एसेट डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है क्लाइंट को, लेकिन रेंटल्स ड्यू हो जाते हैं। इसके पैरेलल इजारा में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तब ड्यू होना स्टार्ट होते हैं जब वो हैंड ओवर टू द क्लाइंट कर दिया जाता है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम ये देख सकते हैं कि बैंक के पास फुल्ली राइट रहता है इसको यूनिलैटरली या अपनी मर्जी के साथ विदाउट एनी प्रायर नोटिस उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। और जबकि कन्वेंशनल इसके पैरेलल हम देख लें हमारे इजारा में तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास उस पॉइंट पे टर्मिनेशन की रहते हैं जबकि म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हो या आपके पास कोई इसमें ऐसी रीज़न मौजूद हो जिसकी वजह से आप
उसको टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो दोनों पार्टीज़ की परमिशंस के साथ ही टर्मिनेट किया जा सकता है। या हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास वो बात आ जाती है कि इफ़ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कोई प्रॉमिस आ जाए तो उसमें ही हम इसको उस केस में ही ये टर्मिनेट होता है। पेनल्टी के केस में अगर हम देख लें कि वो लेट पेमेंट में बहुत इजीली पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, और जबकि हमारे पास इजारा में ये ऐसी कोई भी पेनल्टी नहीं होती लेट पेमेंट की। तो इसमें आप यहाँ पर इस कुछ पॉइंट्स में हमारे पास इजारा कस्टमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। एंड लास्टली जो बैंक्स में आजकल इजारा यूज़ में आ रहे होते हैं उसमें हम मेजरली देख सकते हैं उसका प्रोसेस इस तरह से रहता है कि बैंक ऑफर करता है इंस्टीट्यूशन को कोई ना कोई स्पेसिफिक एसेट्स जिसके वो लेना चाहते हैं, कुछ परसेंटेज बैंक पेमेंट कर रही होती है और रिमेनिंग अपनी क्लाइंट परसेंटेज दे रहा होता है, या इसका वाइस वर्सा के क्लाइंट फ्यू पेमेंट दे रहा होता है और रिमेनिंग बैंक दे रही होती है। वो एग्रीमेंट के साथ डिसाइडेड रेंट के अकॉर्डिंगली उसे वो लीज्ड आउट कर देते हैं, जिसमें वो 1 to 7 या कोई भी जो एग्रीमेंट के बीच में डिसाइडेड हो उतने ईयर्स के लिए रेंट आउट करते हैं। और जब वो रेंट पीरियड एंड हो जाता है तो वो अपनी जब फुली पेमेंट रिसीव हो जाती है बैंक को तो उस एसेट को ट्रांसफ़र कर देता है। एंड आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी या क्वेश्चन है या आप फर्दर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इजारा से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख के पूछ सकते हैं। और इनके आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।